बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनएमआर के स्पेक्ट्रोस्कोपी लेक्चर थर्ड। इस तीसरे लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमने असाइनमेंट एनएमआर 01 दिया था उसके आंसर्स के एक्सप्लेनेशन। उसके बाद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंस्ट्रूमेंट उपकरण काम आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोटॉन के टाइप्स और सिग्नल के कितने सिग्नल कैसे आते हैं उसके बारे में, सील्डिंग डिसील्डिंग, परिरक्षण विपरिरक्षण और एक संदर्भ यौगिक टेट्रामिथाइल सिलेन, और आखिर में बात करेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो असाइनमेंट एनएमआर 01 दिया था उसके आंसर्स की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में विद्युत चुंबकीय तरंगों या स्पेक्ट्रम में से किस रीजन की तरंगों का अवशोषण होता है, या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कौन सी तरंगें उत्तरदायी है। तो आंसर लिखना है रेडियो वेव्स। रेडियो आवृत्ति की तरंगों का अवशोषण होता है जिनकी आवृत्ति विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम होती है। तो ये रेडियो वेव्स। दूसरा है कि कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले एनएमआर एक्टिव या सक्रिय वे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 नहीं होता, I0 0। और 0 किनका नहीं होता, या तो जिनका परमाणु क्रमांक या जिनकी द्रव्यमान संख्या या जिनके दोनों ही मान विषम संख्या में हो, उनका चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या 0 नहीं होती। और ऐसे न्यूक्लियाई ना एनएमआर एक्टिव होते हैं, एनएमआर सक्रिय होते हैं। जैसे इसमें 1 है, 1 3, इसमें 13 है, इसमें 7 है, तो ये सब एनएमआर एक्टिव है। तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि जब प्रोटॉन फ्लिपिंग किसे कहते हैं। जब प्रोटॉन निम्न ऊर्जा अवस्था से रेडियो तरंगों का अवशोषण करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जावस्था में चला जाता है तो इस प्रक्रिया को निम्न और उच्च के बीच में जो प्रोटॉन घूमता है इसको कहते हैं प्रोटॉन फ्लिपिंग या फ्लिपिंग। और चौथा क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन हमारा था चक्रण युग्मित अर्थात एनएमआर इनएक्टिव, एनएमआर अक्रिय नाभिक कौन से होते हैं। तो ऐसे नाभिक जिनके चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या का मान I बराबर 0 हो। और I बराबर 0 किनका होगा, जिनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों का मान क्या हो, सम हो, इवन हो। जैसे उदाहरण दिए हैं 2He4, यहाँ 2 परमाणु क्रमांक है और 4 द्रव्यमान संख्या है, इन दोनों का मान सम है इसलिए ये एनएमआर इनएक्टिव है। 6C12, यहाँ 6 परमाणु क्रमांक है और 12 द्रव्यमान संख्या है जो कि दोनों सम संख्या में है, इसलिए ये एनएमआर इनएक्टिव, एनएमआर अक्रिय नाभिक हैं और ये चक्रण युग्मित नाभिक भी कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उपकरण का रेखीय आरेख अर्थात उसकी संरचना में क्या क्या होता है। 2 चुंबकीय ध्रुव होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। उनके बीच में एक कांच की नलिका या क्वार्ट्ज नलिका में जिसको बोलते हैं सैंपल ट्यूब। सबसे पहले आप देखिए ये 2 चुंबक हैं। ये 2 चुंबक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। 2 चुंबकीय ध्रुव, इनके मध्य में हम क्या रखते हैं, ये एक ट्यूब दिख रही होगी आपको, ये ट्यूब सैंपल ट्यूब। इस सैंपल ट्यूब में सैंपल भरा रहता है और ये एक तेज घूमने वाली कुंडली यहाँ होती है जो इसको तेज घुमाती है। ये कुंडली ऑसिलेटर, एक दोलित्र जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। दोलित्र क्या उत्पन्न करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जब ये घूमती है, कुंडली घूमती है, तो ये सैंपल ट्यूब में जो पदार्थ भरा रहता है, सैंपल भरा रहता है, उसके प्रत्येक सैंपल पर समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र वितरित हो, इसलिए ये कुंडली से इसको तेज घुमाया जाता है। दूसरा होता है इसमें ऑसिलेटर या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसके बाद डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है, संसूचक रिकॉर्डर की सहायता से हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये थी एनएमआर स्पेक्ट्रम का रेखीय आरेख।
सबसे पहले बात करते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक सैंपल ट्यूब लेते हैं। अभी चित्र में आपने देखी थी सैंपल ट्यूब। इस सैंपल ट्यूब में सैंपल भरते हैं। सैंपल किसी कार्बनिक पदार्थ का बनाया जाता है। अगर कार्बनिक पदार्थ ठोस पदार्थ हो तो उसको सैंपल बनाने के लिए उसमें विलायक CdCl3, ड्यूटेरेटेड क्लोरोफॉर्म, CdCO CD3, इसका मतलब है ड्यूटेरेटोड एसीटोन, यानी कि एसीटोन में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हमने ले लिया है। D2O भारी पानी, CH2 आदि विलायक उस कार्बनिक ठोस पदार्थ के साथ उसको द्रव अवस्था में ले आते हैं और सैंपल तैयार हो जाता है। दूसरा है, अगर कार्बनिक पदार्थ द्रव अवस्था में है तो ऐसे के ऐसे ही उसको सैंपल के रूप में काम में ले लिया जाता है। उसको सैंपल ट्यूब में भर लिया जाता है। सैंपल से भरी हुई सैंपल ट्यूब को एक कुंडली की सहायता से तेज गति से घुमाते हैं, और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र समान रूप से जो कार्बनिक पदार्थ है उसके प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन पर समान रूप से चुंबकीय क्षेत्र अवशोषित हो, इसके लिए उसको तेज गति से घुमाया जाता है। इस सैंपल ट्यूब को दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है। सैंपल ट्यूब को एक लंबी कॉइल की सहायता से घुमाया जाता है तेज गति से, ताकि संपूर्ण सैंपल या कार्बनिक पदार्थ के प्रत्येक प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र समांगी रूप से वितरण हो और हमें अच्छा स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। और इस सैंपल रेडियो तरंगों का आपतित कराते हैं। सैंपल पर रेडियो तरंगे आपतित कराते हैं, जो कि कहाँ से उत्पन्न होती है? रेडियो तरंगे ऑसिलेटर से उत्पन्न करती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की, और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है, संसूचक इसको संसूचित करता है, और रिकॉर्डर की सहायता से स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होता है और फिर प्रिंटर की सहायता से प्रिंट करके हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए सैंपल तैयार करने के लिए कौन सा विलायक उपयुक्त होता है। तो विलायक की हम बात करें, सॉल्वेंट की बात करें, कब विलायक काम में लेते हैं? जब एनएमआर स्पेक्ट्रम प्राप्त करते समय अगर कार्बनिक पदार्थ कैसा हो? सॉलिड हो। कार्बनिक पदार्थ कैसा हो? सॉलिड। जब ठोस पदार्थ हो कार्बनिक, तब हम सैंपल बनाने के लिए उसमें विलायक मिलाते हैं। विलायक में कोई भी प्रोटॉन नहीं होना चाहिए। हमने लिया था D2O, D2O में कोई भी प्रोटॉन नहीं है। CdCl3, इसमें भी कोई भी प्रोटॉन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। CD3CO CD3, देखिए जैसे CdCl3, इसमें कोई हाइड्रोजन या प्रोटॉन नहीं है। ये अक्रिय होना चाहिए, अध्रुवीय होना चाहिए, क्वथनांक कम होना चाहिए, वाष्पशील होना चाहिए, सस्ता और सुलभ होना चाहिए। उदाहरण के लिए CdCl3, ड्यूटेरेटोड एसीटोन, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, D2O, ये सब क्या है? एनएमआर स्पेक्ट्रम में सैंपल तैयार करने के लिए उपयुक्त विलायक है। समतुल्य प्रोटॉन, इक्विवेलेंट प्रोटॉन, रासायनिक रूप से समतुल्य प्रोटॉन, किसी कार्बनिक यौगिक में या अणु में उपस्थित ऐसे प्रोटॉन जो समान रासायनिक वातावरण रखते हैं। समान रासायनिक का मतलब है उसके चारों तरफ समान रासायनिक ग्रुप्स हो, समान रासायनिक वातावरण हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र में वो समान अवशोषण प्रदर्शित करते हैं, उसे कहते हैं समतुल्य प्रोटॉन। उदाहरण लिस्ट की सहायता से समझते हैं। आप सब बेंजीन को जानते हैं, C6H6, उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ये 6 प्रोटॉन सभी समतुल्य प्रोटॉन हैं, रासायनिक रूप से इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। कैसे हैं? जैसे हम गोले में एक प्रोटॉन लेते हैं, ये वाला प्रोटॉन, इसकी बात करें, इसके इधर भी प्रोटॉन है, इधर भी प्रोटॉन है, कार्बन है, दोनों तरफ समान रूप से ग्रुप है, ये समतुल्य प्रोटॉन है। किसी भी प्रोटॉन को आप लेकर देख लीजिए, उसके दोनों तरफ समान ग्रुप, सभी 6 प्रोटॉन समतुल्य प्रोटॉन है, और सभी समतुल्य प्रोटॉनों का एनएमआर सिग्नल एक ही प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, एथेन की बात करते हैं, CH3 बॉन्ड CH3, इसमें भी देखिए आप, इस CH3 के दाहिनी तरफ एक CH3 है, 3 प्रोटॉन के दाहिनी तरफ, फिर 3 प्रोटॉन है, इधर भी 3 प्रोटॉन, ये सभी 6 प्रोटॉन समतुल्य प्रोटॉन है, और इनका एक एनएमआर सिग्नल आता है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसकी तीव्रता उतनी है, अर्थात वो पीक आएगी, स्पेक्ट्रम का जो शीर्ष आएगा उसकी ऊंचाई बढ़ेगी जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। इन सभी 6 प्रोटॉन का एक एनएमआर सिग्नल आता है। धन्यवाद।